हेलो एंड वेलकम। आई एम हियर टुडे टू एक्सप्लेन कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो आखिरकार क्यों होता है। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोगों को पता है कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स, राइट। हम लोग जानते हैं कि लाइट जब एक मीडियम से और एक मीडियम पे एंटर करता है वो बेंड करता है, लेकिन आखिरकार ये क्यों होता है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो हम लोगों का टीचर्स जो होता है वो सब बोल देते हैं कि हाँ कि लाइट बेंड होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड, लेकिन क्यों लाइट बेंड होता है ये किसी ने नहीं बोला है आज तक, और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले हम लोग देखेंगे कि फर्मैट्स प्रिंसिपल क्या बोलता है। सपोज यू हैव अ गार्ड ओवर हियर एंड हियर इज अ स्विमर, तो गार्ड को स्विमर तक पहुंचना है टू सेव हिम, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि कैसे जाएगा, तो लाइट जा मतलब जो गार्ड है वो जा सकता है ऐसे डायरेक्टली, राइट, ऐसे डायरेक्टली जा सकता है। लेकिन एक और तरीके से भी जा सकता है, एक है ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। तो दोनों पाथ है जिससे वो स्विमर तक पहुंच सकता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि विच विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ या फिर द फास्टेस्ट पाथ, तो आप लोग बोलेंगे कि स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है। यहां पे स्ट्रेट लाइन इज नॉट द शॉर्टेस्ट पाथ। ये देखा गया है कि टाइम इस पे ज्यादा लगता है और ये भी शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, तो इसका बीचों बीच कहीं पे दिस विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ दैट द गार्ड कैन टेक टू सेव द स्विमर। लेकिन अभी मैं शॉर्टेस्ट पाथ का क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि फॉर्मेट्स प्रिंसिपल यही बताता है कि जो लाइट है वो किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचना अगर चाहे देन इट टेक्स द शॉर्टेस्ट पाथ। तो फॉर्मेट्स प्रिंसिपल भी यही बताता है और लाइट एक्चुअली यही करता है कि लाइट एक्चुअली टेक्स द शॉर्टेस्ट पाथ दैट इज पॉसिबल फॉर इट। तो इसलिए लाइट का बेंडिंग होता है, लेकिन दिस इज नॉट द रियल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मतलब ये बताता है कि लाइट ऐसा क्यों करता है, ओके। मतलब ऐसा करता है ये तो हम लोग जानते हैं कि लाइट ऐसा करता है, लेकिन एग्जैक्टली व्हाई डज इट डू इट ये फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ने एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। तो ये बताता है कि क्या करता है, लेकिन ये नहीं बताता है कि ये ऐसा एक्चुअली क्यों करता है। तो इसका एक जो एक्सप्लेनेशन है वो हाइगन्स ने दिया था, हाइगन्स प्रिंसिपल से। उन्होंने बताया था कि जो वेवलेट्स होता है वो एक्चुअली अलग अलग हो जाता है ड्यू टू द इंटरफेरेंस पैटर्न। लेकिन दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन फॉर द बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो हाइगन ने कोशिश तो किया था बट एकदम सही से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। So Fermat's principle, neither Huygens principle, they are not the correct explanation for the bending of light. So for the correct explanation of bending of light, we need मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो मैक्सवेल का चार तो इक्वेशंस है, ये हम लोगों को पता है, लेकिन मैक्सवेल का सिर्फ दो तो इक्वेशन ही हम लोगों को चाहिए। ग्रेड क्रॉस ई इक्वल्स टू डेल वी बाय डेल टी, नेगेटिव ऑफ डेल वी बाय डेल टी, एंड एप्सिलॉन डॉट ग्रेड डॉट ई इक्वल्स टू रो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव इक्वेशंस है मैक्सवेल का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एयर के लिए लगाएंगे और इसको ग्लास के लिए लगाएंगे। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग इन दोनों में लगाएंगे। तो क्योंकि ये जो सरफेस है जहां पे रिफ्रैक्शन होता है वो सरफेस दोनों जो मीडियम है उनको बिलोंग करता है। मतलब ये जो सरफेस है दिस बिलोंग्स टू एयर आल्सो, दिस बिलोंग्स टू ग्लास आल्सो। तो क्या होगा, ये मीडियम कॉमन होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों मीडियम के लिए ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देना है। इक्वेट करने के बाद हम लोगों को कुछ ये मिलेगा, ये वाला इक्वेशन मिलेगा और ये वाला इक्वेशन मिलेगा। ये ग्लास एयर और ग्लास के लिए, ये एयर और ग्लास के लिए। थोड़ा सा अगर कैलकुलस से कैलकुलेशंस किया जाए तो आप लोगों को ये मिलेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका अगर मैं वेव को रिप्लेस कर दूं और डायरेक्शन ऑफ वेव को मैं अगर बोर्ड पे बैठा दूं तो कुछ ऐसा आता है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम लोगों को पता है कि वो ऑसिलेट करता है और दैट विल बी द परपेंडिकुलर टू इट। तो ऐसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो ई होगा वो ऐसा कुछ होगा। तो इसका दो तो कंपोनेंट है, एक है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक है पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट ये वाला और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला। तो ये दोनों कंपोनेंट होता है।
अब जो होता है ये दोनों परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट विल बी, ये डिराइवेशन करने के बाद आता है ये दोनों, ठीक है। तो कैलकुलेशंस करने के बाद ये हम लोगों को पता चलता है कि जो ई ऑफ ग्लास है वो ई ऑफ एयर का सेम है जो पैरेलल कंपोनेंट है, यानी कि ये जो कंपोनेंट है ये सेम ही रहेगा, यानी कि ये ऐसा कुछ होगा, ये जो पैरेलल कंपोनेंट है दिस विल बी सेम, मतलब ये ग्लास के लिए और एयर के लिए सेम ही होगा, दैट विल नॉट चेंज। लेकिन इस रिलेशन से अगर हम लोग देखें तो हम लोग को पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन ग्लास का क्या है और एप्सिलॉन एयर का क्या है। हम लोग को सभी को पता है कि ग्लास का जो एप्सिलॉन होता है वो मोर देन 1 होता है और एयर का जो एप्सिलॉन होता है वो इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम लोगों को ये यहाँ पे बैठा दे इस वैल्यूज को तो हम लोगों को मिल जाता है कि एप्सिलॉन जो ई जो ग्लास का होगा वो लेस देन एयर होगा, ठीक है। ई मतलब कौन सा ई, परपेंडिकुलर, क्योंकि पैरेलल तो ऑलरेडी इक्वल है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, लेस होगा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम लोग को छोटा करना है, ये रहा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसको हम लोगों को छोटा करना है। तो अगर हम लोगों ने इसको छोटा कर दिया तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो कुछ छोटा कर दिया, ये इतना लंबा था इसको छोटा कर दिया, तो अगर हम लोगों को इसको छोटा करना है तो अभी ये इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मेन जो कंपोनेंट है वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि इधर भी तो था और इसको तो ऐसे बनाना है। तो अगर हम लोगों को अभी वेव को ले जाना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो वेव अभी ऐसे जाएगा। तो आप लोगों को समझ में क्लियरली आ रहा है कि यहां पे बेंडिंग हो चुका है, ठीक है। तो एक्चुअली क्यों होता है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो छोटा हो जाता है बिकॉज ऑफ एप्सिलॉन। अब लोगों को ये दिस क्वेश्चन कैन कम टू योर माइंड कि एप्सिलॉन ग्लास का जो है वो क्यों ऐसा आता है और क्यों एयर का कम है। तो एयर में ये टीएफ जो है वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ईएफएल जो है वो लाइट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और ईएफएम जो है वो है मटेरियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉर्मली एयर में जो चार्जेस रहता है वो ऐसा है और जो ग्लास में रहता है वो ऐसा है। तो टोटल फील्ड जो होता है वो एयर में हम लोग देते हैं बिकॉज लाइट इज ट्रेवलिंग इन एयर। जब ग्लास में वो एंटर करता है, ठीक है, तो लाइट की वजह से थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, तो टोटल फील्ड बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि लाइट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। लेकिन जब लाइट ग्लास पे गिरता है तब एक ऑपोजिट चार्ज जनरेट होता है, क्योंकि ग्लास का जो चार्जेस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो अलाइन हो जाता है और वो ऑपोजिट एक फोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये एक ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और ये जो होता है ये थोड़ा सा घट जाता है, ठीक है, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हैं और ऑपोजिट से भी एक फोर्स आ रहा है तो आप थोड़ा सा कम हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक नेट फील्ड होता है वो कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक नेट फील्ड कम हो जाने से ये ई ऑफ ग्लास एयर से कम हो जाता है और इसी वजह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट कम हो जाता है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कम हो जाता है, दैट इज व्हाई लाइट को ऐसे जाना पड़ता है। सो दिस इज द एक्चुअल एक्सप्लेनेशन। हेलो, आई एम संदीपन शाह एंड आई एम अ फिजिक्स टीचर इन कोलकाता। तो मुझे ये आप लोगों को बोलना है और स्पेशली अलग सर को बोलना है कि आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ हिम ओनली एंड मुझे फिजिक्स वाला बहुत पसंद है, बट कोलकाता का स्टूडेंट्स, कोलकाता लव्स यू सर एंड लव्स द होल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो कोलकाता को भी आपको चाहिए, मैं हूं या नहीं हूं दैट इज नॉट द मैटर, कोलकाता आपको चाहिए, मतलब कोलकाता नीड्स यू एंड टीचर्स लाइक यू। सो मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा गुजारिश है आपसे कि आप कोलकाता को भी थोड़ा सा प्यार दें और अटेंशन दें। थैंक यू सो मच। और अगर मुझे आपको सिलेक्ट करना है और मुझे अच्छा लगा अगर, तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।